मेरे ससुराल के गांव में एक घर बना हुआ था जिसमें गर्भवती औरतों को जाना मना था। अगर कोई भी गर्भवती महिला उसके अंदर चली जाती तो उसके पेट में एक सांप जन्म लेता था और उसकी मौत हो जाती थी। इसी डर से उस घर के आसपास कोई भी नहीं भटकता था। एक दिन मैं गलती से उस घर में चली गई। उसके बाद मैंने देखा कि उसमें तो मेरा नाम मीनू है। मैं अपने माता पिता की इकलौती इंसान थी और बड़े ही अमीर खानदान में और शहर से पली बड़ी थी। मैं अपनी सोच को हमेशा ऊंची रखती थी, लेकिन जब से मेरी शादी एक गांव में हुई थी उसके बाद में मुझे गांव में सोच विचारों में ढलना पड़ा, क्योंकि वह मेरी मजबूरी थी। क्योंकि जैसे सोच मेरे पति और ससुराल वालों की हो वैसे ही सोच मुझे भी बनानी ही पड़ी। दरअसल मैं कॉलेज के दौरान एक लड़के से प्यार कर बैठी और वह गाँव का था, लेकिन उसके संस्कार और रहन सहन मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छी नीयत होने की वजह से मैं उससे दिल दे बैठी। और उसका गाँवपन मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो नेक दिल जो था। इस वजह से मैंने माता पिता को इसके बारे में बात कर ली और उससे शादी कर ली। इस गांव में मेरी लव मैरिज हुई थी और मैं एडजस्ट कर रही थी। दरअसल मेरे ससुराल वाले पर पास धन दौलत की किसी भी तरह की कमी नहीं थी। अच्छे खासे बिजनेस चलाते थे और मेरा पति भी एक अच्छी नौकरी करता था, जिसकी वजह से पैसों की कोई कमी नहीं हुई थी। और मेरा पति इकलौता भी था, इसलिए जो कुछ भी था वह मेरा पति ही था। और मेरे सास ससुर भी मुझसे बेहद प्यार करते थे। मुझे अपने माँ पापा की कभी महसूस नहीं होने दी। अक्सर वे मेरी हर ज़रूरत को पूरा करते थे और मेरी जो भी मन होता था वह मुझे करने देते। लेकिन जो उन लोगों की सोच थी तो उसके हिसाब से तो मुझे भी चलना था, क्योंकि वह लोग मुझे हर तरीके समझते थे तो मुझे भी उनकी हर बात समझनी थी। दरअसल उनके और मेरे विचार ज़्यादा नहीं मिलते थे, क्योंकि वह हर गांव की नज़र से देखते थे और ज़्यादातर अंधविश्वासों पर विश्वास करते थे। लेकिन मैं इन सब से बिल्कुल भी अलग थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मेरे पति राजेश का प्यार और इन लोगों के प्रति इज्जत का ख्याल आ जाता और मुझे इन सब की सोच के बारे में सोचना पड़ता था। खैर, अपने ससुराल में बेहद खुश थी। मुझे यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी न थी। लेकिन अक्सर इस गांव की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात के बारे में सुनती आ रही थी। जब मेरी इस गांव में शादी हुई थी उसके बाद से मेरा अक्सर यह बात सुनने को मिलती थी। अक्सर हमारे गांव की औरतें मेरी सास कहती थी कि इस गांव में थोड़ी दूरी पर एक घर बना हुआ है। जो भी गर्भवती औरत उस घर के आसपास जाती है तो वह पेट से सांप का बच्चा जन्म लेता है और वह बच्चा होती वह औरत मर जाती है। यह सब बातें मुझे बिल्कुल अजीब लग रही थी कि भला एक इंसान पेट में एक सांप का बच्चा कैसे जन्म ले सकता है और ऐसा घर में क्या है जिस वजह से ऐसा होता है। मुझे उनकी बातों पर ज़रा विश्वास नहीं होता था, इसलिए मैं हर रोज़ अपनी सास से पूछ लेती थी कि क्या कभी पहले भी ऐसा हुआ है। तभी मेरी सास कहती कि हाँ, हफ्ते में एक आध बार हो ही जाता है, क्योंकि औरत को ज़्यादा पता नहीं होता है और गलती से उस घर के आसपास से निकल जाती है या उस घर में चली जाती है, जिस वजह से उस औरत के समय से पहले ही पेट से सांप का बच्चा जन्म लेता है और वो मौत के मुंह चली जाती है। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब होता है। मुझे यह सब अपनी आंखों से ही देखना था। लेकिन जब मैं कोशिशों में लगी रही थी, मेरे सामने ऐसा कोई भी किस्सा नहीं आया। मैं अक्सर अपने पति राजेश से कहती थी कि एक बार मुझे उस घर को देख आना है कि आखिर उस घर में क्या है। लेकिन राजेश का गुस्सा मुझ पर हावी हो जाता। वह मुझे हमेशा कहता रहता था कि ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगी। तुम नहीं चाहते हो कि तुम किसी की तरह का रिस्क लो, और अगर तुम उस घर के आसपास भी गई तो मैं तुम्हें खो दूंगा, और यह मैं कभी भी नहीं चाहता। इसलिए तुम्हें उस घर के आसपास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजेश के इस गुस्से भरे बोलों के पीछे मैं अपने आप को रोक लेती और फिर वहाँ पर जाने का विचार हटा देती। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। हमारे पड़ोस में एक औरत की नई शादी हुई। उसका शौहर यहाँ पर नहीं रहता था। यह काम के सिलसिले में इस गांव के बाहर शहर में रहता था और उसके सास ससुर भी नहीं थे, इसलिए वह अकेली ही रहती थी। इसलिए उसका शौहर जाते समय उस लोगों को अपनी जिम्मेदारियां सौंप कर चला गया कि उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप लोग इसकी मदद कर देना और मैं छुट्टियों में आता जाता रहूँगा। और जैसे वहाँ पर मेरा काम जम जाएगा तो मैं इसे साथ ले जाऊँगा। मेरे सास ससुर ने हामी बोल दी और कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग आरती का ख्याल रखेंगे और उसके पास चक्कर भी लगाते रहेंगे और उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम लोग उसकी मदद कर देंगे। इस वजह से आरती अपने घर का काम
वगैरह समेट कर हमारे घर पर आ जाती है, क्योंकि बेचारी अकेली अपने घर पर बोर हो जाती, इसलिए पूरा दिन बिताने के लिए वह हमारे घर पर आ जाती। मेरे सास तो अक्सर हम लोगों के पास नहीं बैठते थे, क्योंकि उन्हें तो बस टीवी में धार्मिक चैनल देखने होते थे, इसलिए हम दोनों ही आपस में बात करते रहते थे। इस वजह से आरती मेरी अच्छी सहेली बन चुकी थी। अब उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती वो मेरे झट से उसकी मदद कर देती और वह अपनी सारी बातें मुझे शेयर करने लगी। एक दिन आरती हमारे घर आई और मेरे सास से कहने लगी कि आज मेरे पति आने वाला है, इसलिए वह कुछ दिन रुकेंगे। हम लोगों को भी खुशी हुई कि कितने दिनों से बेचारी आरती अकेले ही रह रही है, अब कुछ दिन उसका मन बहल जाएगा। खैर उसका पति भी आ गया, और जब से उसका पति आया था तब से आरती हमारे घर पर नहीं आई, क्योंकि हम भी समझ सकते थे कि वह मियाँ बीवी अपना समय गुजार रहे हैं। खैर जब उसका पति चला गया तो 10 दिन के बाद आरती फिर से हमारे घर पर आ गई, और उसके साथ में आज मिठाई का डब्बा था। हम लोग मिठाई का डब्बा देखकर चौंक गए और पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे पति का काम जम गया है क्या? तभी वह कहने लगे कि नहीं, काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई अच्छा मकान ना मिलने की वजह से वह मुझे साथ में नहीं ले जा सके, लेकिन हाँ अगली बार मुझे साथ में ज़रूर लेकर जाएंगे। तभी मैंने पूछा कि तो फिर यह मिठाई का डिब्बा किस लिए लेकर आई हो? तभी आरती कहने लगी कि मैं गर्भवती हूँ। हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हमें भी खुशी ही की अच्छा था, बेचारी आरती के घर में भी खुशी आ जाएगी, इसलिए हम लोगों ने आरती का भी मुंह मीठा करवाया और हम लोगों ने भी मुंह मीठा खाई। अब तो हम लोग आरती का अच्छे से ख्याल रखने लगे, क्योंकि उसका शौहर भी यहाँ नहीं था और इन दिनों में उसे क्या तकलीफ़ होती है हम सब यह सब समझ सकते थे। इसलिए जो कुछ भी मेरे लिए राजेश बाज़ार से खाने के लिए लेकर आता था वह मैं आरती को भी दे जाती थी। एक दिन आरती और मैं बैठी थी, तभी मेरे सास साथ हम लोगों के पास आई और कहने लगी कि आरती बेटा एक चीज़ का खास ख्याल रखना, उस घर के आसपास कभी मत जाना। तुम्हें तो पता है ना कि उसके घर के आसपास जाने से क्या हंस होता है। मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था कि मेरी सास उसके साथ ऐसे बातें कर रही हैं। तभी आरती ने कहा कि हाँ माँ जी, हाँ मुझे पता है, इसलिए मेरे पति मुझे यह सब कुछ समझा कर गए हैं। मैं इस घर के आसपास ही नहीं जाऊंगी, मुझे पता है कि उस घर के आसपास आने से क्या होता है, इसलिए मैं हर चीज़ का खूब बखूबी ख्याल रखूंगी। तभी मेरी सास ने कहा अच्छी बात है। कुछ दिन बाद हम लोगों ने देखा कि आरती के घर का दरवाज़ा बंद पड़ा है और आरती हमारे घर पर भी नहीं आई है। हम लोग तो घबराहट के मारे परेशान रहने लगे। हमने आरती के पति को फ़ोन लगाया तो वह कहने लगा कि नहीं मुझे भी नहीं पता, इसलिए उसने कहा कि आज वहीं पर आ रहा हूँ। उसके बाद जब उसके पति आ गया तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई कि आरती का कोई पता नहीं है। दूसरे दिन सब लोगों ने देखा कि उस घर के बाहर आरती का शव पड़ा हुआ है और पास में ही एक मरा हुआ सांप भी। यह सब देखते ही सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आज पहली बार मैंने अपनी आंखों से यह सब देखा था। इतने दिनों तक मुझे इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं हो रहा था। यह सब मुझे मन घटल कहानी लग रही थी और अंधविश्वास लग रहा था, लेकिन आज सब कुछ अपनी आंख से देखने के बाद तो मेरी हालात ख़राब हो गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। आरती मेरे इतने पास हो गई थी कि मैं उसे अपनी बहन की तरह मानती थी, और आज इस कदर उसकी लाश को देखकर मुझे ज़रा रहा नहीं गया और मेरी चीख निकल गई। राजेश ने मुझे पानी पिलाया। उसके बाद यह सब कुछ बातें कर रहे थे कि आरती इस घर के आसपास आई थी, इसलिए उसका यह हश्न हो गया और समय से ही उसने एक सांप के बच्चे को जन्म दिया और खुद मौत के मुंह में चली जाएगी। पास में ही मृत पड़े सांप के बच्चे को देखकर सबको यही लग रहा था कि आरती ने इस बच्चे को जन्म दिया है। खैर नम आंखों से सब लोगों ने आरती का अंतिम संस्कार किया और अपने पति को ढांढस बधाया। अब तो जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही थी यह सब मेरे चेहरे को सामने से हट नहीं रहा था। मेरा मन कुछ भी करने को नहीं कर रहा था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो गया। आरती कितनी खुश थी कि उसे एक अच्छा बच्चा मिलेगा, लेकिन उसकी सारी खुशी चूर चूर हो गई और उसे इतनी जल्दी इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। अब तो मुझे गुस्सा भी आ गया। मुझे अपने गुस्से में ना जाने राजेश को क्या क्या सुना दिया। उससे कहा कि ऐसा उस घर में क्या है कि कोई भी उस घर के अंदर जाकर छानबीन नहीं करता कि आखिर हो क्या रहा है। सब लोग पुलिस को खबर करो, भला गांव के ही ऐसी आदतें सुनी हैं। शहर में तो अगर ऐसा कुछ भी होता तो अब तक पुलिस अपनी कार्यवाही कर चुकी होती।
भला ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके घर में आसपास आने से सांप का बच्चा पैदा हो जाए और औरत की मौत हो जाए। मैंने आज ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। तभी राजेश ने समझाया और पानी पिलाकर आराम से बैठा दिया और कहा कि यह सब तुझे समझ में नहीं आएगा, तू शहर से है ना इसीलिए। लेकिन हाँ, यह सब हमेशा से ही चलता आ रहा है। और रही बात उस घर के अंदर जाकर देखने की, तो यह किसी की हिम्मत होगी तो वह घर के अंदर जाकर सब कुछ देख ले। सबको अपनी अपनी जान प्यारी है, इसलिए कोई इस घर के आसपास भी नहीं जाता। और सब औरतों को और पूरे गांव को अफवाह किया हुआ है कि उस घर के आसपास भी ना जाएं। लेकिन लोग जानबूझ के उसके पास जाते ही क्यों हैं, जिससे उन्हें यह सब भुगतना पड़े। मुझे तो गलती आरती की ही लग रही थी, वह घर के आसपास गई ही क्यों। तभी मैंने राजेश को चुप कराते हुए कहा कि आरती उस दिन खुद कह रही थी कि मुझे सब कुछ पता है कि उस घर के आसपास जाने से क्या होता है। भला उस घर के आसपास क्यों जाएगी? जरूर मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। हम लोगों को पुलिस को बुलाना ही चाहिए। तभी राजेश ने कहा कि तुम्हें एक बार बोल दिया, वह समझ में नहीं आता है क्या? बोल दिया कि ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। और हम दोनों के करने से क्या हो जाएगा? कोई भी गांव का आदमी हमारा साथ नहीं देगा। सबको अपनी अपनी जान प्यारी है, इसलिए अब तुम इस बात को यहीं ख़त्म करो। बस इतना दिमाग में बैठा के रखना कि तुम कभी उस घर के आसपास भी मत जाना, और ख़ास तौर से तब ध्यान रखना जब तुम गर्भवती हो। फिर बातों ही बातों में राजेश ने मुझे चूंटी काटते हुए कहा कि हम कब प्लान बना रहे हैं हमारा भविष्य। तभी मैं राजेश से कहा कि मैं इन सब बातों को करने से मूड नहीं है, इसलिए कृपया मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। तभी राजेश ने कहा कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर आराम कर लो तो फिर तुम्हें ठीक लगेगा। फिर राजेश अपने कमरे पर निकल गया, काम पर निकल गया। लेकिन मेरे दिमाग में बस यही सब कुछ बातें चल आ रही थी कि बेचारी आरती के साथ ना जाने क्या हुआ होगा, किस कदर उसने क्या क्या सहा होगा, और भला यह सब कैसे हो गया। अब तो आरती का चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आरती अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरे अंदर जो जुनून पैदा हो गया था, उसे तो मिटाना अब शायद किसी के बस की बात नहीं थी। मुझे उस घर के बारे में जानना था, उस राज को सबके सामने खोलना था कि उस घर में क्या क्या रहस्य है और आरती के साथ ऐसा कैसे हुआ है। इस सब का मुझे पता लगाना था, और अगर आरती के साथ सच में कुछ गलत हुआ है तो उसके इंसाफ दिलाना था। इसी के बीच मैंने ठान लिया कि मुझे ही यह सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं अकेली कैसे कर सकती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि धीरे धीरे मैं राजेश को मना ही लूँगी। फिर वही सब सोचते सोचते मेरी कब आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि शाम का समय हो चुका है। मैं झट से उठकर रसोई घर में गई और सब लोगों के लिए खाना बनाने में लग गई। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो धीरे धीरे सब लोग आरती के किस्से भी भूल चुके थे और मेरे दिल में भी यह सब बातें निकल चुकी थी। लेकिन अब हमारे घर में भी खुशी आ चुकी थी, क्योंकि मैं पेट से जो थी। सब लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे और मुझे बधाइयाँ दे रहे थे। लेकिन मेरी सास मुझे एक कोने में लेकर जाकर समझा रही थी कि आखिर उस घर के आसपास जरा भी नहीं जाएगी। उसे अब घर के आसपास जाना तो दूर, इस घर के बाहर भी नहीं निकलेगी। अब तुझे कहीं पर भी जाना होगा तो तुम्हारे साथ जाएगी, लेकिन अकेले कभी भी इस घर से बाहर मत निकलना। और जब तुम्हारी डिलीवरी का समय आएगा तो हम तुम्हारे पीहर भेज देंगे। हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तभी मैंने मेरी सास से कहा कि नहीं माँ जी नहीं, आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और अकेले घर से बाहर नहीं जाऊँगी। तभी मेरी सास ने चैन की सांस ली। अब मेरे मन में था कि मैं अपनी सास को यह सब बोल तो दिया, लेकिन मुझे पता लगाना था कि उस घर में आखिर होता क्या है। तभी मेरे दिमाग में आया कि मेरे मामा जी का लड़का, जो इन सब बातों पर जरा विश्वास नहीं करता है और एक अखबारों की कंपनी में काम भी करता है, उसे अक्सर इन सब चीज़ों की न्यूज़ की खबरें लेनी पड़ती है। और मैंने थोड़ी ही देर बाद जब राजेश ऑफिस के लिए निकल गए तो मैंने उसे फ़ोन लगाया और सारी बात कह डाली। दूसरे दिन वह हमारे घर पर आ गया। मेरी सास ने आने का कारण पूछा तो वह बोल दिया यूं ही दीदी से मिलने आ गया, मन कर रहा था इसलिए मैं आ गया। फिर हम दोनों अकेले कमरे में बैठे थे तो वह कहने लगे कि दीदी, आपने जिस प्रकार की जो बात बताई थी वह तो मेरी समझ से बाहर थी। भला ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कुछ दोस्तों को बुला लूँगा। अब हम दोनों लोग उस घर पर जाकर ज़रूर देखेंगे
कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। दरअसल मेरे मामा जी का लड़का वरुण बड़ा ही दिलेर था और इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना तो मानो उसकी हॉबी ही थी। और खबरों की कंपनी में काम करने की वजह से उसे ऐसी खबरों की तलाश होती रहती थी। वह तो बहुत खुश था कि उसकी बार एक अच्छी खबर हाथ लगी है। फिर दूसरे दिन रात को हम लोगों ने प्लान बनाया कि राजेश को नींद की दवाई दूंगी ताकि उसे पता ना चले और हम लोग उसके घर पर जाकर देखेंगे कि आखिर होता क्या है। दूसरे दिन मैं राजेश को नींद की दवाई दे दी और मैं नहीं चाहती थी कि राजेश को किसी भी तरह से दवाई देना, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे इस गांव को पूरे अंधविश्वास से बाहर जो निकालना था। खैर मेरे मामा जी के लड़के और उन दोनों के साथ धीरे से घर से बाहर निकल गई और उसके घर के पास चली गई। वह लोग घर से बाहर अलग अलग जगह पर जाकर खड़े हो गए और फिर मैं उस घर के अंदर चली गई। घर में पूरी तरह से अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं थोड़ी सी आगे गई तो एक कमरे से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, मानो कोई आदमी बैठा फुसफुसा रहा हो। मैंने बिना कोई शोर किए धीरे धीरे कदमों से उस कमरे के ओर जाने लगी। तभी वहाँ पर रखा गुलदस्ता मेरे पैर से टकरा गया और वहाँ पर गिर गया। वह गिरने से शायद अंदर जो भी कुछ था वह चौक हो गए और झट से उस कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने लाइट जलाई तो मुझे देख लिया और मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि 2 आदमी वहाँ पर खड़े हैं। मुझे वहाँ अचानक देखकर कहने लगे कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी मेरे मामा का लड़का और उसके दोस्त भी रूस घर में आ गए। सब लोग वहाँ पर जाकर खड़े हो गए। उन लोगों के हाथ में धारदार हथियार थे। जैसे ही वह लोग हम पर वार करने लगे, गांव के सारे आदमी और औरतें वहाँ पर पहुँच गए और उन लोगों को पकड़ लिया। वहीं पर मेरे सास ससुर भी पहुँच गए। जैसे तैसे सब लोगों ने उन्हें पकड़ा और पूछने लगे कि यह सब क्या है। तभी मैंने उन लोगों को एक एक तमाचा मारा और पूरी सच्चाई जानने लगी। तभी उनसे एक आदमी बोला कि मुझे माफ़ कर दो। दरअसल हम लोग लालच में पड़ गए थे। हम लोगों ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी थी कि इस घर के आसपास भी कोई नहीं आएगा तो उसे सांप का बच्चा पैदा हो जाएगा और वह मर जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग तो किडनी निकालने का काम करते हैं। दरअसल गर्भवती औरतों को इस घर से उठा लेते हैं और उनकी किडनी निकाल कर बेच देते हैं और उनको वापस से सील कर घर बाहर रख देते हैं और पास में जंगलों से सांप का बच्चा पकड़कर उसके पास रख देते हैं और अफवाह फैला देते हैं कि यह सब इस घर के आसपास आई थी और इस घर के आसपास नहीं आती तो लेकिन मरने के बाद वो कहाँ से गवाही देती। इससे सबको यही लगता कि वह इस घर के आसपास आई है और जिस वजह से इस घर के आसपास आने की वजह से उसका सांप के बच्चे की जन्म दिया और वह मर गई। आज तक किसी ने हम लोगों को इस काम में नहीं पकड़ा क्योंकि कोई भी इस घर के आसपास नहीं आता था। हम लोग बड़ी ही आसानी से यह सब काम कर रहे थे। तभी मेरे मामा जी के लड़के ने पुलिस को बुलाया और उन लोगों को रंगे हाथों पकड़वाकर पुलिस के हवाले कर दिया और कहने लगा कि हम लोग ही गांव के लोगों को बुलाकर लाए थे ताकि सबकी नज़रों में सच्चाई आ जाए। सब गांव वालों ने मेरे लिए तालियां बजाई। तभी हम लोग घर पर चले गए और सवेरे उठने के बाद राजेश को जब सारी बातें खबर पता चली तो राजेश को गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या करती। तभी मेरे सास ससुर ने कहा कि इस पर गुस्सा मत करो, इसने जो भी किया है वह तो आज कोई भी नहीं कर पाता। खैर अब राजेश के मन में भी मान गए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। अब मैंने कमरे में बैठी थी। अब मेरी आंखों में आंसू थे। मैं बार बार अफसोस कर रही थी कि पता नहीं बेचारी आरती के साथ ऐसा ही हुआ था। सिर्फ आरती ही नहीं, आज के पहले ना जाने कितनी औरतों के साथ ऐसा जुल्म हुआ था और सब लोगों ने इस अंधविश्वास के चक्कर में आकर किसी भी बात की खैर खबर नहीं ली। आज मगर मैं हिम्मत नहीं करती तो जाने आगे की कितनी औरतें इन सब का शिकार होती। लेकिन मैंने कभी औरतों को इंसाफ दिला दिया और आगे होने वाले जुल्मों को भी रोक लगा दी। इन सब को सोचकर मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों।